चुनाव मंच में आपका स्वागत है। चुनाव का आगाज हो चुका है, रैलियां हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव के रोड शोज हो रहे हैं। इन सब के बीच कई सवाल हैं जो उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़े हैं। एक अहम सवाल है कि क्या दागी, बाहरी और बागी उम्मीदवारों के जरिए जीते जाएंगे चुनाव, क्योंकि कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने अलग अलग दलों से आए लोगों को टिकट न दिया हो। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसके उम्मीदवारों के अतीत दागदार न हो या उनका आपराधिक इतिहास न रहा हो। सवाल उठता है, चुनाव के पहले सभी पार्टियां साफ सुथरी राजनीति की बात करती है, लेकिन चुनाव आते ऐसा क्या हो जाता है कि दागदार उम्मीदवार भी तलाशती है पार्टियां, और चुनाव आते ही ऐसा क्या हो जाता है कि तमाम दलों में रहे, सालों तक रहे नेताओं को अचानक उनको हृदय परिवर्तन होता है और दल बदलकर किसी और पार्टी में जाते हैं और अचानक उस पार्टी के बहुत बड़े हिमायती और सूरमा बनकर चुनाव मैदान में उतरते हैं। इसी विषय पर आज सवाल जवाब का दौर होगा। कई मेहमान हमारे साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उदयवीर हैं जो समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं और फायर ब्रांड नेता हैं, संबित पात्रा हैं जो बीजेपी से आए हैं। इनसे हम सवाल जवाब करेंगे, यही समझने की कोशिश करेंगे दागी, बागी और बाहरियों के भरोसे लड़े जाएंगे चुनाव। सबसे पहला सवाल संबित पात्रा साहब आपसे ही। नरेंद्र मोदी इतना बड़ा चेहरा जो बीजेपी के रहे, 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा और न सिर्फ लड़ा बल्कि वो कामयाबी हासिल हुई जो एक इतिहास बन गया। 330 से ज़्यादा सीटें एनडीए को मिली, यूपी में 73 सीटें एनडीए को मिली, 42% वोट मिले। इतना करिश्माई नेता के होते आखिर बीजेपी को क्या जरूरत पड़ गई कि चुनाव से ठीक 3-4 महीने के भीतर आपने इंपोर्ट क्वालिटी के बहुत सारे नेता अलग अलग दलों से छांट छांट कर बुलाए और सबको लड़ाया? तो आखिर क्या नरेंद्र मोदी पर भरोसा कम हो गया या आपको जरूरत थी कि बाहर से दूसरे दलों से सब मिलाकर एक भानुमति का कुनबा बनाया जाए और उसके बाद चुनाव में एक्सपेरिमेंट किया जाए? अजीत जी नमस्कार। पहली बात तो है, आपने कहा कि दागी, बागी और बाहरी के आधार पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, एक ही आधार है और एक ही आधार रहेगा, वह है विकास। विकास के आधार पर चुनाव लड़ा था, विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और विकास के आधार पर भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। जहां तक बाहरी लोगों को चुनाव में लेने का सवाल है, चूंकि आपने 2014 से पूरा विषय शुरू किया है, मैं आपको याद दिलाऊं कि 2014 में भी मैं जब डिबेट में बैठता था तो यह सवाल पूछा जाता था कि आपने बाहरी लोगों को क्यों टिकट दिया है, बाहर से कुछ लोगों को क्यों लिया है। देखिए, नदी कभी बहना बंद नहीं कर सकती है, नदी का फितरत बहना है। राजनीतिक पार्टी ठीक उसी प्रकार कभी विस्तार बंद नहीं कर सकती है। राजनीतिक पार्टी का फितरत होता है कि वो अपने विचारों का विस्तार करता चला जाए। और जिसको आप कह रहे हैं कि बाहर से लोग आ रहे हैं, दरअसल बाहर से लोग आ नहीं रहे हैं, हमारे पार्टी के विचारों का विस्तार हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही कि पार्टी के विचारों का विस्तार हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, इनकी पार्टी में कौन सा ऐसा विस्तार आपको दिखा कि आपने तुरंत तय किया कि इस विस्तार में हम भी शामिल हो जाएं? अंजुम साहब, राजनीति दो मुख्य बिंदुओं पर की जाती है, एक वैचारिक आधार पर और दूसरी हिस्सेदारी के आधार पर। मैं जहां पहले था, जब विचारों से हट गई, विचारों का सौदा करना शुरू किया, दलितों पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान को बड़े बड़े तिजोरी वालों के हाथों में बेचना शुरू किया, तो स्वाभाविक रूप से, विशेष रूप से दलितों पिछड़ों की मैं आवाज़ के रूप में जाना जाता था। और जब देखा कि यहाँ पर दलितों और पिछड़ों की आवाज़ को दबाई जा रही है, तिजोरी वालों के हाथों में बेचा जा रहा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बीच चौराहे पर नीलाम किया जा रहा है, मानवर कांशीराम के सपनों की हत्या की जा रही है, तो ऐसी हालत में मैंने देखा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर हमें चलना है तो कौन सा विकल्प होगा, और तो देखा एक नाम, श्री नरेंद्र मोदी जी। और ये सब आपको दिखा ठीक चुनाव के कुछ दिन पहले, क्योंकि उसके पहले आपको पता नहीं किस तरह से आप देख रहे थे कि ये सब आपको नहीं दिख रहा था। अंजुम साहब, 20 साल तक मैं बीएसपी में था तो स्वाभाविक रूप से उससे मेरा लगाव था। अनेकों बार उनको मैंने समझाया। 31 अगस्त 2014 को पहली बार 1.5 घंटे की लंबी वार्ता करके, आपस में बातचीत करके सभी मुद्दों पर मैंने बातचीत की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन की दुहाई दी, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन की दुहाई दी, लेकिन उसके बावजूद उन्हें केवल पैसा दिखाई पड़ता था। तो मैंने देखा, एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मायावती बेच रही हैं
और दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में इंग्लैंड से लेकर के इस देश में 5 बड़े स्मारक स्थापित करके दलितों और पिछड़ों के सम्मान स्वाभिमान को ऊंचा उठाने का काम कर रही हैं, तो मैंने देखा कि मेरा रास्ता अब अगर कहीं सुरक्षित है तो मोदी जी के रास्ते पर। बहुत अच्छा भाषण देने के लिए आपने बहुत अच्छा बोला है कि सब कुछ जो 20 साल में आपको नहीं दिखा अचानक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखा, और दिखा ऐसा है कि आप अपने बेटे के लिए भी टिकट चाहते थे, कुछ और लोगों के लिए टिकट चाहते थे। जब आपको पहली लिस्ट में टिकट नहीं दिखा या लगा टिकट नहीं होगा तो बड़े दुखी भी हो गए, और उसके बाद एक तरह से आपने इंटरव्यू में तमाम तरह की बातें भी कहनी शुरू की। जैसे ही टिकट मिला बस फिर आपको बाबा साहब अंबेडकर दिखे होंगे, हो सकता है पार्टी में भी बहुत कुछ दिखा होगा। सवाल उठता है, ये अवसरवादिता कहते हैं मौर्य साहब इसको मौका परस्ती कहते हैं मौर्य साहब इसको दल बदलू कहते हैं मौर्य साहब इसको, और इसको सिर्फ चुनाव के पहले कैलकुलेटिव ढंग से बदल के किसी पार्टी बदलने को आप नैतिकता, बाबा साहब अंबेडकर ये मुलम्मा चढ़ाकर नहीं बच सकते सर। जनता यहां जो बैठी है वो भी जानती है, और जो अतीत देखते हैं नेताओं के दल बदल के वो भी जानते हैं मौर्य साहब। अंजुम साहब, आप लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, आपको कुछ भी कहने का अधिकार है, मैं उसमें बाधा नहीं डाल सकता, लेकिन राजनीति विचारों पर आधारित होनी चाहिए। अगर विचारों से कोई भी नेता या पार्टी हटती है तो स्वाभाविक रूप से वो चिंतनीय विषय होता है, सोचने का विषय होता है। और रही बात अवसर की, तो उचित अवसर पर ही निर्णय लिए जाते हैं, और जब समझाने बुझाने के बाद बात नहीं बनी तो मुझे रास्ता नया कोई तैयार करना था, पार्टी बनाता, भारतीय जनता पार्टी में जाता या कहीं और जाता, कोई न कोई विकल्प उसको तैयार कहीं न कहीं जाते। हाँ, कम समय में बाबा साहब डॉक्टर यही रुकिए। अब आपने जब कहा कि कहीं न कहीं जाते, जो आपने कहा, आप ही की बात पकड़ रहा हूं, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के सपनों के लिए नरेंद्र मोदी दिखे? इसका मतलब आपको टिकट दिखा, इसका मतलब चुनाव में जीत दिखी, और इसका मतलब आपको राजनीतिक भविष्य दिखा। बाकी सब तो आप कहने के लिए कह रहे हैं, जहां भी दिखता वहां चले जाते हैं, यहां नहीं मिलता तो आप समाजवादी की तरफ। इसलिए मैंने लिया, मैंने देखा। यही बात फिर अखिलेश यादव के लिए तब जब नया निर्णय हमको लेना था, सभी पार्टियों के विषय मैंने मंथन किया। मैंने देखा कांग्रेस भ्रष्टाचार की पर्याय है, घोटालों की पर्याय है, और वहीं पर समाजवादी पार्टी गुंडाराज की पर्याय है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी एक ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने ईमानदारी से इस देश को बढ़ाने का काम किया है, विकास के रास्ते पर ले जाने का काम। चलिए, तालियां बज रही है। संबित पात्रा साहब, आपके पास आऊंगा। आपको तो बहुत अच्छे नेता मिल गए भाई, 20 साल तक मायावती के साथ रहे। आपको कहीं एक होता है कि पूरा पौधा एकदम वट वृक्ष आपको मिल गया, जो 20 साल से मायावती के साथ जितना दहाड़ के बोल रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप खुश हो रहे होंगे कि एक फायर ब्रांड नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अचानक बीजेपी को मिल गए। तो आप खुद बताइए, आपने बिल्कुल सही कहा, वट वृक्ष मिल गए। अब जिसको वट वृक्ष मिल रहा है तो क्या वट वृक्ष को नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल। और दूसरी बात, मैं आपसे मजाक में पूछता हूं, आप बड़े हैं, आपने जिस प्रकार से अभी जीरा किया है, ऐसे लग रहा था इनका दम घुट रहा था। एक कमरे में आप चाहते थे दम घुट ही जाता, ये उस कमरे से निकल कर ही नहीं आते। अरे किसी का दम घुट रहा है, निकलकर खुली हवा में सांस तो लेने दीजिए। उन्हें भारतीय जनता पार्टी में खुली हवा नजर आई। संबित पात्रा साहब, खुली हवा में सांस लेने वालों के कुछ और नाम बताते हैं जिनका दम घुट रहा था, क्योंकि सबका दम चुनाव के समय ही घुटता है। बड़ा दिलचस्प है। बीएसपी से ब्रजेश पाठक बहुत दम घुट रहा था, आगरा में एक दिन पहले रैली कर रहे थे मायावती के लिए, और वहीं ऐसा दम घुटा कि अगले दिन बीजेपी में आ गए। तो दम घुटने का ये सब जो ये है उदाहरण है। प्रतिभा शुक्ल बीएसपी की थी, उनका दम घुटा, वो आपके इधर आया। रीता बहुगुणा जोशी पुरानी कांग्रेसी थी, उसके पहले समाजवादी पार्टी और बाकी रिश्ते भी रहे। रीता बहुगुणा जोशी ऐसा दम घुटा कि आपके साथ आ गई। कुलदीप सेंगर बीएसपी में मंत्री, नंद कुमार गुप्ता इलाहाबाद से, संजय जायसवाल, बहुत लंबी लिस्ट है जिनका सबका दम घुट रहा था। ये सारे दम घुटवा को चुनाव के ठीक पहले खुली हवा दिखी 11 अशोक रोड और यहाँ बीजेपी मुख्यालय। चलिए, मैं इसको और डिफाइन करता हूं। दम घुटना और खुला हवा का राजनीतिक परिभाषा भी तो होता है। देखिए, राजनीति में दम घुटना का अर्थ होता है कि हार की ओर अग्रसर होना, उसी से दम घुटता है। राजनेता जब हार रहा होता है या पता चलता है कि मेरी पार्टी की नैया डूब रही है तो उसका दम घुटता है। और क्या दम घुटना होता है? लिटरली थोड़ी कोई दम घुटता है। और खुली हवा का अर्थ क्या होता है? खुली हवा का अर्थ होता है जीत का जश्न। तो स्वाभाविक रूप से अगर इतने लोग हमारे पार्टी में आ रहे हैं, यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं लोगों को यह प्रतीत जरूर हो रहा है कि अच्छे डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमारे मन में अच्छाई है, इस पार्टी में हम जाएंगे तो जीत भी होगी और कुछ काम करने का भविष्य में मौका मिलेगा। इंपॉर्टेंट है। अब मैं आ रहा हूं उदयवीर सिंह, आप बेचैन हो रहे हैं बीच में बोलने के लिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। इतनी कतरने हैं बहुत लंबी संबित पात्रा साहब, जो जगह जगह जो दागियों बागियों को आपने टिकट दिया, अखबार में, हेडलाइन में, सुर्खियों में, सब जगह कितने टिकट दिए, हर लिस्ट में बहुत लंबी है, जिसमें जिन्होंने 20 साल 25 साल 30 साल बीजेपी की सेवा की, सिटिंग विधायक रहे, जिन्होंने बीजेपी में पूरी जिंदगी लगा दी, उन सबके पत्ता साफ करके
आपने बाहर से इंपोर्ट किया 75 से 80 नेताओं को विभिन्न दलों से, और उसके बाद सबको चुनाव मैदान में कुछ को उतार रहे हैं, कुछ को आप आगे उतारेंगे। तो ये सवाल उठता है कि चाल चरित्र चेहरा वाली पार्टी विथ ए डिफरेंस जिसको कहा जाता है, चाल भी बदला, चाल में आपने इनको ले आए, चरित्र भी बदला, मौर्य जी आ गए, पूरा 20 साल का इतिहास उधर छोड़ के आज अच्छी बातें कर रहे हैं, चेहरा भी बदला, मौर्य जी भी चेहरा बन रहे हैं, और बाकी चेहरे के नाम बताए। ये सब आपको इंपोर्ट क्वालिटी के नेताओं की जरूरत चुनाव के ठीक पहले क्यों पड़ी? देखिए, मैंने आपको कहा विस्तार के लिए। वैसे जब मैं यहाँ डिबेट करने आ रहा था, चूंकि मुझे एकदम समय पे बताया गया कि टॉपिक ये रहेगा, मैं घबरा रहा था कि इस पे क्या बोलना होगा। उसी समय हमारे ड्राइवर साहब ने रेडियो चलाया, एफएम में गाना चल रहा था, उसी पे मुझे उत्तर मिल गया। वाहिदा रहमान जी का इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने अपनी पुरानी फिल्म के गाना वो सुनाया, कांटों से खींच के ये आंचल। ये देखिए, कांटों से खींच के ये आंचल तोड़ के बंधन बांधू पाए। आप बताइए, मैं जनता से पूछता हूं, ये आंचल की गलती तो नहीं है, कांटों की गलती है, तो आंचल से काहे पूछ रहे हैं? लोग आंचल चुरा के भागे हैं कि कांटे चुभ रहे थे, और आज खुशी के पायल बजाए हैं कि जीत होगी। आप हमसे सवाल पूछ रहे, कांटों से पूछिए, कांटों से पूछिए, लोग आंचल चुरा के क्यों भाग रहे हैं इनसे? चलिए, अब मैं तो अभी तक उदयवीर सिंह को जानता था, एमएलसी हैं, पहली बार इनका नाम कांटाकरण भी हो गया। उदयवीर जी बताइए, वो कह रहे हैं कि ये सब छोड़ के आपको जा रहे हैं, बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी से भी बाहर गए हैं। पहली बात तो, हालांकि उसके बाद दागी बागी की कहानी आपकी पार्टी के साथ भी है, बहुत ही वरिष्ठ फायरब्रांड प्रवक्ता हैं, बड़े अनुभवी हैं, लेकिन जब आपका विषय गलत होता है तो आप जितना तर्क देने की कोशिश करेंगे उतना फंसते जाएंगे। मेरे लिए कर रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं, उनके लिए आपको क्यों फंसाने लगा? जी जी, ये मैं प्रेस से थोड़े नाराजगी ले सकता हूँ। और आपसे अनुरोध ये है कि मुझे दो भाजपा के नेता, तथा कथित ही सही, लेकिन दो भाजपा के नेताओं को झेलना है तो मुझे भी समय उसी हिसाब से दें। नहीं, ये तथा कथित, वो कथित पूरी तरह से वो मैं नहीं डिफाइन करना चाहता, वो आपका अधिकार है। देखिए, तो इनको आप टिकट दे देते, आपके पास चले जाते, कहीं रहे हैं जहां मिलता। देखिए, ऐसा है, जो मौर्य जी ने कहा कि मेरा दम घुट रहा था, और जब ये गए थे तो उन्होंने आरोप लगाया कि वहाँ पैसे मांगे गए, मुझसे पैसे मांगे गए, सबसे पैसे मांगे गए। और मायावती जी पे आज से नहीं, जब से ये पार्टी बनी है तब से पैसे लेके टिकट देना और पैसे के आधार पर काम करने का आरोप लगता है। तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सिर्फ पैसे की वजह से मौर्य जी चले गए। क्या अमित शाह जी ने या केशव मौर्य ने फोन करके कहा कि स्वामी जी एक टिकट आपके लिए, एक टिकट आपके बेटे के लिए? ऐसे अंजुम साहब, शर्तों पर राजनीति नहीं की जाती, और शर्तों पर मैं भारतीय जनता पार्टी में गया भी नहीं हूं। बेटे के पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने स्वतः टिकट दिया, और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने मेरी बेटी को भी टिकट दिया था। बेटी ने स्वयं मना किया कि मैं इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। उसके बाद वो उसे निरस्त किया गया। अच्छा, हम लोग ये समझ रहे थे कि बेटी के लिए भी आप चाहते थे, नहीं मिला। नहीं, मैं क्यों चाहूंगा? जब पार्टी स्वयं दे रही है तो मैं क्यों चाहूंगा? तो ऐसा पहली बार सुन रहे हैं कि किसी को पार्टी टिकट दे रही है और कोई ना ले रहा हो। इसलिए पिता और पुत्र ने ले लिया, बेटी ने नहीं लिया। इसीलिए उसने मुझसे कहा, अच्छा, उसने मुझसे खुद कहा, पापा मैं इसलिए नहीं लड़ूंगी कि अगर मैं भी लड़ूंगी तो जितने भी मीडिया के लोग हैं बेटी बेटा बेटी बेटा बेटी बेटा करके आपको ही केंद्र बिंदु बनाएंगे। इसलिए मैं नहीं लड़ूंगी, क्योंकि जब राजनीति में आज जिताऊ मानक है, उनका परफॉर्मेंस मानक है, और जहां तक रही बात बेटे की कह रहे हैं, तो बीएसपी में लड़कर के वो 60,000 वोट पाया था, और बेटी भी 70,000 वोट पाई थी। ये कोई ऐसे लोग नहीं थे जो वोट के लिए मोहताज थे। ऐसा तो नहीं कि पिता पुत्र और पुत्री को टिकट इस बार बीएसपी से नहीं मिलने वाला था, इसलिए आप कोई दूसरा विंडो देख रहे थे? यही नहीं अंजुम साहब, मेरे कहने से केवल बेटी नहीं, बेटा नहीं, हमारे कहने से 20 ऐसे लोगों को जो दलितों पिछड़ों के कहीं न कहीं अच्छे नेता हैं, जनधार हैं, जिताऊ हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनका महत्व देते हुए उन्हें मौका दिया है। और इसीलिए ये आरोप केवल बहुत हल्की आरोप है। अच्छा, किसी बहन को हल्का बनाने का आरोप है, और कहीं न कहीं ये बायस्ड आरोप है। इसलिए मैं ऐसा कहना चाहता हूं, बिल्कुल, जो जहां पर नेतृत्व कोई फैसला लेता है उसको बेटा बेटी कह करके इसलिए नकार दिया जाए। अगर पत्रकार का बेटा पत्रकार होता है, आईएएस का बेटा आईएएस होता है, बिजनेसमैन का बेटा व्यापारी होता है, और नेता का बेटा अगर नेता हो गया तो कोई पाप कर दिया। और लोकतंत्र में ये कहीं नहीं रोका गया है कि किसी भी नेता के बेटे को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल लड़ना चाहिए। अगर नेता के अगर 5 बेटे हो तो 5 को तुरंत चुनाव लड़ना चाहिए, 5 बेटी हो तो 5 को तुरंत लड़ना चाहिए, और सबको टिकट ना मिले तो दूसरी पार्टी में चला जाना चाहिए। राजनीति इतनी आसान नहीं है कि सब चले आएंगे। मैं तो आमंत्रित करता हूं
जो इस पर उंगली उठा रहे हैं वो अपने बेटे बेटे को राजनीति में भेजें। और जिस तरीके से मुसीबत राजनीति में झेलनी पड़ती है, जब 4 दिन उनके बेटे बेटी भूखे सोएंगे और गरीबों के बीच में जाएंगे तब उनको राजनीति का महत्व पता लगेगा। चलिए, एक बात तो मानना पड़ेगा मौर्य साहब कि आप बोलते बहुत अच्छा है। एक्चुअली बीजेपी में, यूपी में बहुत सारे फायर ब्रांड नेता थे। एक अच्छी बात है कि एक बाहर से 20 साल तक काफी काम किए हुए एक्सपीरियंस्ड एक फायर ब्रांड आपको मिले हैं, तो पहले तो आपको संबित जी मुबारक हो। आपको स्वामी प्रसाद मौर्य मिले हैं। स्वामी प्रसाद जी, आपका ही इंटरव्यू आया, आप कह रहे हैं आरोप गलत है, आपने मीडिया को इंटरव्यू दिया, चैनल को दिया, अखबारों को दिया, जब आपका लिस्ट में आपको लग रहा था नाम आएगा नहीं आएगा, पहली में नहीं आया, आपने दुख भी व्यक्त किया। आपकी तरफ से ये भी आया कि आप अमित शाह से मिलना चाह रहे हैं, आपका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप मिल नहीं पा रहे हैं। उसके बाद आप काफ़ी बेचैन थे, इस बीच आपने दूसरे चैनल भी ट्राई किए। ये आपकी तरफ से, आप खंडन कर दीजिए कि दूसरी लिस्ट में नाम आने के पहले आपके तरफ से कोई बेचैनी, कोई छटपटाहट नहीं थी, तो मैं मान लूंगा, फिर मैं आपके स्टेटमेंट सुना दूंगा। अंजुम साहब, सही बात यह है कि ये सारे के सारे बात सही है, जो भी भ्रम फैलाए गए ये मीडिया की देन। अच्छा, मेरी किसी मीडिया से कोई वार्ता ही नहीं हुई थी। रही राष्ट्रीय अध्यक्ष की वार्ता की बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी स्वयं 2 बार मुलाकात हुई, दसियों बार टेलीफोन पर वार्ता हुई, और अभी परसों भी मेरी वार्ता हुई। इसलिए ये कहना मीडिया मनगढ़ंत कोई कहानी बना करके कहीं कुछ भी उछाल दे, हम समझते हैं लोकतंत्र का ये मजाक है। बहुत बहुत चलिए, मीडिया के लोग भी अपना लोकतंत्र की रक्षा का धर्म निभाएं। जो पारदर्शिता है, शुचिता है और साथ ही साथ ईमानदारी से बात रखने का पक्ष है, उसे रखना चाहिए। बिल्कुल, अन्यथा कहीं भी किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप करके हम समझते हैं ये मीडिया को कहीं न कहीं दूषित और कलंकित करने का। बिल्कुल, अच्छा है, आपने मीडिया को भी काफी लेक्चर दे दिया, अच्छी बात है। अभी हमने ऐसा कोई दल बदल पिछले 20 दिन में 40-50 नहीं किए हैं, लेकिन चलिए, बोलना किसी के लिए भी अच्छी बात है। आपने बोला बीजेपी की 371 लिस्ट में 70-80 ऐसे बाहर से लोग आए हुए हैं और काफी फायर ब्रांड है, अच्छी बात है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी, चुनाव के बाद अगर बीजेपी की सरकार बनती है, उस सरकार में आपको कुछ चाहिए या निर्विकार भाव से आपको कुछ नहीं भी मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा? या आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि हाँ, मुख्यमंत्री का मौका बनने का मिले, आपको प्रोजेक्ट किया जाएगा तो आप अच्छे चेहरा हो सकते हैं, ये भी शायद आपने कहा है। आप खंडन कर दीजिए कि नहीं कहा है तो मैं बता दूंगा आपने कब कहा है। नहीं, मैं बता रहा हूं। नहीं, खंडन करिए, क्योंकि मीडिया पर आपने बहुत चिल्लाया। नहीं, मैं आपकी मीडिया की बात कर रहा हूं। कैमरे पर हमारे रिपोर्टर से बातचीत में नहीं, सही बात है, आपकी सही बात है ना, सही बात। मीडिया ने जो कहा, आपके मीडिया ने हमसे सवाल पूछा था, अगर आपको मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी बनाती है तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? हमने कहा यदि ये जिम्मेदारी मुझे मिलती है तो मैं अपने नेतृत्व की कसौटी पर खरा उतरूंगा।